नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। में हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को लेकर हाल ही में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, प्रभावित देशों में हर भारतीय को मदद दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने ज्यादातर पश्चिमी एशियाई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से 2 बार फोन पर बातचीत की है और सभी से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि संघर्ष के दौरान कुछ भारतीयों की जान चली गई थी और कुछ लोग घायल भी हुए थे। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि भारत की दूरभाष और काउंसलर टीम लगातार प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और नागरिकों की मदद में जुटी हुई है। उनका ये बयान लोगों के लिए आश्वासन है जो वर्तमान में संकटग्रस्त क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा, सहायता और मदद के लिए प्रयासों को लगातार जारी रखने का भरोसा दिलाया है। अध्यक्ष जी, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। वहीं दिल्ली में अप्रैल से बिजली दरों की बढ़ोतरी की होने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया है कि राजधानी की 3 बिजली वितरण कंपनियां BRPL, BYPL और TPDDL को लंबित बकाया भुगतान के लिए दिल्ली सरकार तैयार कर रही है। इन कंपनियों का बकाया अब 38,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इन कंपनियों को 7 साल के भीतर 27,200 करोड़ का भुगतान किया जाए, जिससे नियामक परिसंपत्तियों और वाहन लागत के रूप में भी दिया जाना था। आम आदमी पार्टी के पिछले 1 दशक के शासक में बिजली दरों की कोई वृद्धि नहीं हुई, जिससे नियामक परिसंपत्तियों का बकाया लगातार बढ़ गया है। अब ये बकाया 38,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जिससे दिल्ली सरकार को इस मामले का समाधान करना जरूरी हो गया है। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं पर दर वृद्धि का पूरा बोझ नहीं डाला जा सकता है। इसके लिए सरकार बिजली दरों में बढ़ोतरी पर सब्सिडी देने की योजना बना रही है, जिससे आम लोगों पर प्रभाव कम पड़ सकता है। हालांकि सब्सिडी की राशि और दायरा अभी तय नहीं हुआ है। अप्रैल से नई दरें लागू होने की पहले इसका अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस कदम से बिजली वितरण कंपनियों का बकाया साफ हो गया और उपभोक्ताओं पर अधिक भार डाले बिना उनकी सेवा निरंतर बनी रहेगी। इसी के साथ आगे की जानकारी के लिए हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, दिल्ली में अप्रैल से बिजली दर की बढ़ोतरी की संभावना है, लेकिन सब्सिडी की राशि अभी और दायरा अभी तय नहीं हुआ है। आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए स्तुति, अगर ऐसा होता है तो आम लोगों पर इसका काफी ज्यादा असर जरूर पड़ेगा। एक तो पहले से ही महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके का संघर्ष देखने को मिल रहा है उससे कच्चे तेल के निर्यात में काफी ज्यादा रुकावटें हैं और उस बीच जिस तरीके से शेयर मार्केट की बात करें तो काफी ज्यादा अंक जो हैं वो नीचे गए हैं। इसकी वजह से महंगाई दर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व पर इसका असर पड़ रहा है। ऐसे में भारत पर भी इसका असर पड़ना लाजमी सी बात है और इस बीच अगर दिल्ली में अप्रैल से बिजली दरें बढ़ाई जाती है तो आम जनता पर भी इसका खासा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। जी, अचानक बढ़ोतरी का निर्णय लेने के पीछे क्या मुझे वजह लग सकती है? देखिए स्तुति, सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी की अगर हम बात करें तो कई सारी जो कंपनियां हैं उन पर बकाया जो था वो काफी ज्यादा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा था। और बिजली वितरण कंपनियों की बात करें, BRPL, BYPL और TPDDL का जो लंबित भुगतान है वो अमूमन
38,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का बताया जा रहा है। तो पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि इन कंपनियों को 7 साल के अंदर 27,200 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाए, जिसे नियामक परिसंपत्तियों और वहन लागत के रूप में दिया जाना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और आम आदमी पार्टी के पिछले 1 दशक के शासन में बिजली दरों में कोई वृद्धि भी नहीं हुई थी, जिससे नियामक परिसंपत्तियों का बकाया लगातार बढ़ता गया। तो अब ये बकाया 38,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो गया है और ऐसे में दिल्ली सरकार को इस मामले का समाधान करना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रभाव इसका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं पर दर वृद्धि का पूरा बोझ नहीं डाला जाएगा। इसके लिए सरकार बिजली दरों में बढ़ोतरी पर सब्सिडी देने की योजना बना रही है। हालांकि अभी सब्सिडी की दर जो है वो अभी तय नहीं की गई है, लेकिन पूरी तरह से लोगों पर इसका भार तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब्सिडी यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर अप्रैल से बिजली दरें बढ़ती है तो लोगों पर इसका प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। हालांकि सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि सब्सिडी के माध्यम से लोगों पर पूरा बोझ ना डाला जाए, कुछ हद तक उनके बोझ को कम किया जाए, लेकिन फिर भी अगर बिजली दर बढ़ती है तो बोझ पड़ना तो तय बात है। जी, आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अभी वहीं संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा को लेकर चल रही अटकलें पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने की खबरें पूरी तरह से बेबुनियादी है और इस तरह की किसी भी संभावना पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। संजय सिंह ने कहा है कि राघव पार्टी के अहम सदस्य है और उनके संबंध परिवार जैसे हैं। उन्हें राज्यसभा भेजा गया है, पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है और उनके खिलाफ मामलों में भी राहत मिली है। संजय सिंह ने स्वीकार किया है कि पिछले कुछ समय से राघव सार्वजनिक सक्रियता कम रही, वो पार्टी ऑफिस में दिखाई नहीं दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए और सोशल मीडिया की पार्टी की कानूनी जीत पर प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते और किसी नेता की कम उपस्थिति का मतलब ये नहीं होता कि वो पार्टी छोड़ रहा है। संजय सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अभी भी राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल होंगे तो वो होने का कदम उठाते हैं तो विरोध करने वाले सबसे पहले वो खुद होंगे। फिलहाल वो ऐसी किसी संभावना पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। संजय सिंह ने इस बयान से ये साफ किया कि राघव चड्ढा पार्टी के साथ स्थिरता बनी हुई है और किसी तरह की राजनीति शिफ्ट की अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। इस बयान के बाद राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने की अटकलें पूरी तरह से विराम ले रहा है। इसी के साथ आगे की जानकारी के लिए साहिल हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। साहिल, संजय सिंह ने राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने की खबर पूरी तरीके से बेबुनियादी बताई है, इसमें क्या जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए स्तुति, राघव चड्ढा की बीजेपी में जाने की जो अटकलें थी वो काफी ज्यादा निकलकर सामने आ रही थी, जिसके बाद से राजनीतिक हलकों में भी काफी ज्यादा हलचल उत्पन्न हो गई थी। अब संजय सिंह ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने पार्टी की तरफ से ये बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि राघव चड्ढा जो है वो परिवार के सदस्य की तरह है कांग्रेस पार्टी के लिए। संजय सिंह ने, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह ने साफ तौर पर यह कहा है कि राघव पार्टी के अहम सदस्य हैं और पार्टी से उनके संबंध जो हैं वो किसी भी तरह से किसी तरह की कोई अड़चन उन संबंधों में नहीं है। उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया था, पंजाब की जिम्मेदारी भी दी गई और उनके खिलाफ जो मामले हैं उनमें भी उन्हें राहत मिली है। हालांकि राघव चड्ढा की जो सक्रियता है, सार्वजनिक सक्रियता की बात करें तो काफी समय से वो कम नजर आ रही थी। पार्टी ऑफिस में भी वो कम दिखाई दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो शामिल नहीं हो रहे थे और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से पार्टी की कानूनी जीत हुई उस पर भी किसी तरह की कोई खास प्रतिक्रिया राघव चड्ढा ने नहीं दी थी, जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गई थी और माना जा रहा था कि अब वो भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकते हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी से हटकर वो भारतीय जनता पार्टी का जो दामन है वो थाम सकते हैं। लेकिन अब संजय सिंह ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किसी नेता की कम उपस्थिति का मतलब ये नहीं होता कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल होने का कदम अगर उठाते भी हैं तो विरोध करने वालों में सबसे पहले संजय सिंह ही होंगे।
यानी उन्होंने ये कहा है कि उन्हें इस संभावना पर किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है कि राघव चड्ढा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जैसा बड़ा कदम यहाँ पर उठा सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कभी कभी नेता जो होते हैं वो अपने कामों में व्यस्त होते हैं और इस वजह से उनकी बहुत ज्यादा सार्वजनिक सक्रियता नहीं दिखाई देती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी को छोड़ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का दामन वो थाम रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की अफवाहों में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है और राघव चड्ढा पूरी तरह से पार्टी के लिए सक्रिय हैं, भरोसेमंद हैं और वो लगातार पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे कार्यकाल की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने सरकारों के मुखिया के रूप में 8,931 दिनों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इतने लंबे कार्यकाल को कुछ मिनटों में बताना संभव नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी को एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार और एक संस्था बताया है। उनके अनुसार ये केवल कार्यकाल की अवधि नहीं बल्कि उस दौर के किए गए कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने नेतृत्व में देश के विकास और जनसेवा के लिए लगातार काम किया है। उनके काम करने का तरीका और निर्णय लेने की सक्षमता ही उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है। चौहान ने इस बयान के बाद राजनीति हलकों में चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने संकेत दिया है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल केवल समय की दृष्टि से नहीं बल्कि उनके काम और प्रभाव के आधार पर ऐतिहासिक माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने सरकारों के मुखिया रहते हुए 8,931 दिन कल पूरे किए हैं और 8,931 दिन की चर्चा मैं 20-25 मिनट में कैसे करूं। सचमुच में मोदी जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। मोदी जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। बड़े उद्देश्य के लिए दिन और रात काम करना, परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करना, इसका ऐसा उदाहरण मोदी जी ने प्रस्तुत किया है कि मन गर्व और आनंद से भर जाता है। मित्रों, यह तो महत्वपूर्ण है ही कि 8,931 दिन से वो मुखिया हैं गुजरात के और देश के, अगर दोनों मिला के हम देखें तो। लेकिन ये 8,931 आज 32वां दिन है। उन्होंने कैसे काम किया ये और ज्यादा महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने 70 वर्षीय मौलाना इकबाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मौलाना पर आरोप है कि उन्होंने नाबालिग के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। आरोपी मौलाना इकबाल बड़े इस्लामिया मदरसे के कार्यरत था और शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और उसे न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी और ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जनता से अपील की है कि इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर तुरंत संबंधी थानों में सूचित करें। मुजफ्फरनगर पुलिस में यह भी मामला सामाजिक और कानून के दृष्टिकोण से गंभीर माना जा रहा है और पुलिस द्वारा पूरी कार्रवाई पारदर्शिता के साथ की जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत ही एक आपत्तिजनक एक वीडियो एक संज्ञान में आई थी, जिसमें एक बुजुर्ग, एक मौलाना, एक मदरसा में जो पढ़ाने वाला मौलाना है, वो एक नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म करते हुए की एक वीडियो आई थी। इस वीडियो का तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना शाहपुर पुलिस द्वारा उस पीड़ित की और उस मौलाना की, दोनों की इसमें पहचान की गई। पीड़ित के पिता से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में, पॉक्सो में और बीएनएस की धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके बाद जो है वो जो मौलाना है, जिनका नाम इकबाल है, जो रहने वाले ताबलीगी हैं, मदरसा कस्बा में है, उनको जो है गिरफ्तार किया गया और कल उनको माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत कर उनकी जो है रिमांड कराई गई है और इसमें जो है कड़ी और सख्त विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से वहीं मुजफ्फरनगर के रियाबली नगला में 2 दिन पहले बाइक की साइड
लगाने पर हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। प्रारंभिक झगड़े के बाद 3 बार पथराव की घटनाएं हो चुकी थी। कल दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हुई। फिर एक दिन बाद निकलते ही दोनों पक्षों ने आपस में पत्थरबाजी की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया और आधा दर्जन से ज्यादा पत्थरबाजों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है और शांति बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। थाना रतनपुरी क्षेत्र के अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि विवाद के दौरान किसी भी तरह की हिंसा में शामिल ना हो और मामले को कानून के माध्यम से निपटने दे। ग्राम रियावली नगला थाना रतनपुरी में 2 पक्ष, दोनों एक ही समुदाय के 2 पक्ष हैं। उनमें बहुत छोटी सी बात को लेके तेज बाइक चलाने के ऊपर जब किसी ने उसको टोका और उसमें जब बाइक की साइड लगने के ऊपर 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ। पहले भी इसमें कहासुनी हुई थी, कल भी इसमें कुछ मारपीट हुई थी। जो भी घायल इसमें पक्ष थे उनका मेडिकल भी कराया गया था। आज फिर दोबारा दोनों पक्षों द्वारा इसमें मारपीट की जा रही थी। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से 16 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। दोनों पक्षों के 16 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की तरफ से इसमें बहुत सख्त धाराओं में इसमें मुकदमा कायम किया जा रहा है और सभी लोगों को इसमें जो है गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। जो लोग मारपीट कर रहे हैं, कानून को अपने हाथ में लिए हैं, इनके खिलाफ बहुत सख्त विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। ग्राम रियावली नगला थाना रतनपुरी में 2 पक्ष, दोनों एक ही समुदाय के 2 पक्ष हैं। उनमें बहुत छोटी सी बात को लेके तेज बाइक चलाने के ऊपर जब किसी ने उसको टोका और उसमें जब बाइक। वहीं हापुड़ के शेखपुरा खिचड़ा में दबंगों द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद कुछ लोगों ने एक परिवार के घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में परिवार के 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद क्षेत्र में लोगों में डर का और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रेटर नोएडा के अली बर्दीपुर गांव में एक दर्दनाक हादसे में 11 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मृतक की पहचान अल्फिया के रूप में हुई, जो ईद मनाने के लिए अपनी मौसी के घर आई हुई थी। घटना सुबह करीब 10:45 की बताई जा रही है, जब गली में चल रहे बच्ची को एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी चालक की तलाश की जा रही है और जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है और लोगों में गहरा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। वहीं मुजफ्फरनगर के मीरपुर थाना क्षेत्र में एटीएस ने छापेमारी कर संभल हेड़ा गांव निवासी स्कैम्प कारोबारी शानू मलिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर देश और समाज विरोधी पोस्ट डालने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद एटीएस और आईबी की टीम ने आरोपी से गहन पूछताछ की है। जांच के दौरान उसके मोबाइल से और इंस्टाग्राम अकाउंट की बारीकी से जांच की गई, जिसमें सामने आया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत विरोधी वीडियो पोस्ट किए गए थे। इसके बाद मीरापुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 152 और यूएपीए की धारा 13 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी केरल में स्कैप का काम करता था। एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने बताया कि आरोपी की गतिविधियां संदिग्ध थी और उसे सोशल मीडिया एक्टिविटी को देखते हुए सख्त कार्रवाई की गई। फिलहाल मामले के आगे की जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संज्ञान में आई, जहां पे एक सानू मलिक नाम का व्यक्ति जो रहने वाला ग्राम संबलेड़ा थाना मीरापुर का है, इसके द्वारा कुछ आपत्तिजनक पोस्ट जो है, देश विरोधी पोस्ट, समाज विरोधी पोस्ट इसके द्वारा जो है की जा रही थी इंस्टाग्राम पे। इसको कल हिरासत में लिया गया। इसका सोशल मीडिया, इसका मोबाइल, इसका इंस्टाग्राम, सब चीजें बहुत गहनता से इसमें चेक की गई। एक ऐसी वीडियो भी संज्ञान में आई जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने भारत विरोधी ही वीडियो इसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपलोड की हुई थी। गहनता से इसका मोबाइल इसका चेक किया गया, इससे पूछताछ की गई है। आईबी और एटीएस की टीमों द्वारा भी इससे पूछताछ की गई और जो इसने आपत्तिजनक पोस्ट और जिस तरीके की ये इसकी एक्टिविटीज और गतिविधि है, उसको देखते हुए थाना मीरापुर पर एक बहुत सख्त धाराओं में इसमें सेक्शन 152 बीएनएस और साथ ही
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के भी सेक्शन 13 के तहत इसमें थाना मीरापुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको माननीय न्यायालय। पदमपुर श्री गंगानगर मार्ग पर स्थित 18BB टोल नाके को हटाने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब तेज हो गया है। पिछले 18 दिनों से आंदोलनकारी लगातार धरना दे रहे हैं। शहीदी दिवस के अवसर पर टोल नाके पर एक बड़ी सभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सभा के दौरान टोल हटाने की मांग को लेकर कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और बन गई और गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। स्थिति को देखते हुए प्रशासन मौके पर भारी पुलिस बल जब्ता तैनात किया गया। इस दौरान एडिशनल एसपी रमेश लाल, सीओ पुष्पेंद्र सिंह और सीआई सुमन जयपाल सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और हालात पर नजर बनाए रखी। आंदोलनकारियों का कहना है कि टोल नाके के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए इसे हटाया जाना चाहिए। आंदोलन के लिए निर्णायक माना जा रहा है। ऐसे में प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं चित्तौड़गढ़ के चित्तौड़ दुर्ग स्थित प्राचीन वाण माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। पलड़ी एम से आए श्रद्धालु 108 मीटर लंबी चूनर लेकर कठिन पैदल यात्रा करते हुए माता के दरबार पहुंचे और विधि विधान से आप अर्पित की। ये 13वीं पदयात्रा कालिका माता जी मंदिर के 16 मार्च से शुरू हुई थी, जिसमें 50 से 60 श्रद्धालुओं ने प्रतिदिन 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय की। पदयात्रा के दौरान ग्रामीणों ने जगह जगह स्वागत किया गया, जिससे पूरे मार्ग में भक्ति का माहौल बना रहा। दुर्गा मंदिर पहुंचने पर भक्तों ने जयकारों के साथ चूनर अर्पित की। भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह और आस्था अटूट रही। मंदिर के पुजारी राजेश पलीवाल ने बताया कि नवरात्रि के 9 दिन में प्रतिदिन 1.5 क्विंटल फूलों से माला का श्रृंगार किया जा रहा है। राजस्थान सहित कई राज्यों से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। ये परंपरा पिछले 13 वर्षों से निरंतर जारी है। चैत्र नवरात्रि में माता जी के 9 दिन के विशेष अभिषेक और दोनों टाइम भगवात्मक फूलों से श्रृंगार होता है, अभिषेक होता है और 1.5 से 2 क्विंटल फूलों का डेली श्रृंगार होता है माता जी का। ये भक्त आते हैं सिरोही, जालौर, पाली, मारवाड़, गुजरात, करीबन हर स्टेट से आते हैं। वहीं हापुड़ में आलू की कीमतों में भारी गिरावट के चलते किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। स्थिति ये है कि कोल्ड स्टोर्स के बाहर किसानों की लंबी कतारें लगी हुई है और करीब 93% तक कोल्ड स्टोरेज आलू से भरे पड़े हैं। किसानों का कहना है कि 150 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से आलू का कोल्ड स्टोर में जमा कर रहे हैं, लेकिन बाजार में कीमतें इतनी कम है कि लागत निकालना मुश्किल हो रहा है। इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थानीय किसानों के अनुसार उत्पाद ज्यादा होने और बाजार में मांग कम रहने के कारण स्थिति बनी हुई है। कई किसान मजबूरी में अपनी फसल को कम दामों पर बेचने या स्टोर करने को विशिष्ट है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि आलू की उचित कीमत सुनिश्चित की जाए और भंडारण और परिवहन के लिए राहत दी जाए। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि आलू इस मंदी ने किसानों की आर्थिक स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।